नमस्कार साथियों, मैं हूं अमितदीप शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक का है। इसमें सभी प्रश्न जो है वो टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है वो रहेगा नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो प्रश्न है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रेयंस कुमार को। तो एमबी श्रेयंस कुमार को अभी हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी आईएनएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राकेश शर्मा का स्थान लेंगे। बात करें अगर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना होती है 27 फरवरी 1939 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, उदयनिधि स्टालिन का हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के। तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, जो अभी तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो वह जो है ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे हैं। कौन भाई? उदयनिधि स्टालिन। अब बात करें अगर तमिलनाडु की, राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल है आर एन रवि और मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। अगला प्रश्न है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को हाल ही में किस राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, मिजोरम। तो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, जो अभी हाल ही में मिजोरम के कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं। दरअसल क्या है कि मिजोरम के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, ये स्वास्थ्य कारणों से अभी छुट्टी पर है, इसी वजह से इन्हें कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया है। बात करते हैं मिजोरम की, राजधानी है आइजोल और यहाँ के राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, जो कि अभी बनाए गए हैं कार्यवाहक, और मुख्यमंत्री हैं लाल दुहुमा। अगला प्रश्न है, सुमंत कटपालिया को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, इंड बैंक। ठीक है, तो सुमंत कटपालिया को पुनः, यानी कि पहले भी ये इसके एमडी सीईओ थे, तो इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है। तो इंड की बैंक के बारे में जाने तो ये इसकी स्थापना होती है अप्रैल 1994 में, मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मनमोहन ने हाल ही में किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन बी सही होगा, दिल्ली। तो न्यायमूर्ति मनमोहन ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। उपराज्यपाल जो है दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना, इनके द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई। प्रश्न है, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का नया सीईओ हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, रवि आहूजा को। तो भारतीय मूल के हैं रवि आहूजा, इन्हें ही अभी सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने टोनी बिंतिकोएरा का स्थान लिया है। किसने भाई? रवि आहूजा ने। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक हाल ही में कौन बनी है? प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है आरती सरीन। तो सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, अविरल जैन। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अविरल जैन को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति जो है वो 10 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानें तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर है शक्तिकांत दास। प्रश्न है, जस्टिस प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, नेपाल। तो ये भाई नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन? जस्टिस प्रकाश मान सिंह। तो नेपाल के बारे में हम लोग जानते हैं, राजधानी है काठमांडू में, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के केपी शर्मा ओली। मुद्रा की बात करें तो यह है नेपाली रुपया और संसद है यहाँ की राष्ट्रीय पंचायत। कभी कभी संसद का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न है, क्लाउडिया शिनबाम ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन डी सही होगा, मैक्सिको। तो जो क्लाउडिया शिनबाम है वो अभी हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब ये किस पार्टी की नेता है? तो ये मोरेना पार्टी की नेता हैं। कभी कभी पार्टी पूछ ली जाती है।
तो अब हम लोग प्रश्न देखेंगे पुरस्कार व सम्मान से संबंधित। साथियों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई सुझाव है तो उसे कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो देखते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही है, मिथुन चक्रवर्ती को। तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 54वें, भाई नंबर याद रखिएगा, ठीक है, 54वें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार जो है वो 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो लेट बन रही है तो इसलिए ये प्रदान हो चुका है। इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2024 यानी इसी वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। तो यह अवार्ड जो है वो भारतीय सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित यानी सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, तो इस अवार्ड का जो नाम है वो धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। धुंडीराज जो गोविंद हैं फाल्के, इन्हें जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, यानी भारतीय सिनेमा का पिता भी कहा जाता है। तो फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म, कौन सी भाई? पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र डायरेक्ट यानी निर्देशित की थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पुरस्कार स्वरूप एक स्वर्ण कमल पदक, भाई इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है इसकी बात हो रही है। तो पुरस्कार स्वरूप एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब देख लेते हैं इस पुरस्कार के पूर्व विजेता, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 2021 के लिए वहीदा रहमान को दिया गया था। कब दिया गया था इन्हें? 2023 में। यानी 2022 के लिए अभी ये पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती जी को 2024 में प्रदान किया गया है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं 2020 के लिए आशा पारेख को दिया गया था, 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया था, 2018 के लिए अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, और 2017 के लिए विनोद खन्ना, 2016 के लिए काशीनाथनी विश्वनाथ को दिया गया था, और 2015 के लिए मनोज कुमार को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है? आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, शाहरुख खान को। तो आईफा अवार्ड 2024 में शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए, भाई कभी कभी फिल्म पूछ ली जाती है, तो फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं जो रानी मुखर्जी हैं, इन्हें फिल्म श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया है। साथियों, पूरी सूची अगर मैं यहाँ अभी अपडेट करवाता तो काफी समय लगता, वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए पूरी सूची है वो मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न रहेगा अगला, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? ऑप्शन डी सही होगा, अलेक्जेंडर डन। तो अमेरिकी गणितज्ञ हैं अलेक्जेंडर डन, जिन्हें वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार स्वरूप, इस पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है उसकी बात हो रही है। तो पुरस्कार स्वरूप उन्हें 10,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, राजश्री बिड़ला। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को 25वें नंबर का है, याद रखिएगा, 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से राजश्री बिड़ला को सम्मानित किया गया है। अब भाई राजश्री बिड़ला कौन है? तो राजश्री बिड़ला जो है वो आदित्य बिड़ला सामुदायिक पहल एवं ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब जो प्रश्न है साथियों वो रहेंगे खेल परिदृश्य से। तो प्रश्न है, जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, 7 पदक जीते हैं। तो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें 2 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो 22 से 30 सितंबर 2024 के दौरान ब्रुनेई में, कहां पर भाई? ब्रुनेई में हुआ था। तो चैंपियनशिप का ये जो है वो 9वां संस्करण था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है, किस भारतीय बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन पूरे किए हैं? ऑप्शन बी सही होगा, विराट कोहली ने।
तो विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 594 पारियों में 27,000 रन जो है वो पूरे कर लिए हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर जी के नाम था, उन्होंने 623 पारियों में 27,000 रन पूरे किए थे। ठीक है, तो विराट कोहली ने कानपुर में हुए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में 47 रनों की पारी खेलकर यह रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में किस देश द्वारा पहली बार, याद रखिएगा पहली बार, खो खो विश्व कप की मेजबानी की जाएगी? तो भाई भारत के द्वारा की जाएगी, ऑप्शन डी सही है। तो भारत द्वारा वर्ष 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। इसमें 26 देशों से टीमें हिस्सा लेंगी। तो अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? ऑप्शन ए सही होगा, रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा ने कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में अपना जो है 300वां विकेट लिया और इसी के साथ 300 विकेट लेने वाले वो हैं 7वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। प्रश्न है, सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो भाई ऑप्शन बी सही होगा, भारत ने। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ था? भूटान के थिम्पू में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए सही होगा, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में, कहाँ पर भाई? शारजाह में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन शुरू हो गया है। तो इसका जो आयोजन है वो 3 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक होगा। प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी द्वारा 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह क्रिकेटर जो है वो श्रीलंका के हैं। ठीक है, तो श्रीलंका के बाएं हाथ के हैं स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा। इन पर अभी हाल ही में आईसीसी द्वारा एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने के चलते 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें यह प्रतिबंध अब जो है वो अगले 6 माह तक लागू रहेगा। प्रश्न है, चाइना ओपन 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? ऑप्शन ए सही होगा, कार्लोस अल्कराज। तो स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज, इन्होंने इटली के जेनेनिक सिनर को हराकर चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता है। कभी कभी क्या होता है कि खिलाड़ियों जो खिलाड़ी हैं वो किस देश के हैं ये पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए ये मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आयोजन जो है वो चीन के बीजिंग में हुआ था। अब प्रश्न है, ईरानी कप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मुंबई ने। तो 5 सितंबर 2024 को लखनऊ के कहां पर? एकाना क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई ने शेष भारत यानी ROI को हराकर 15वीं बार ईरानी कप का खिताब जीता है और सरफराज खान जो है वो मैन ऑफ द मैच चुने गए। तो अब प्रश्न साथियों जो रहेंगे वो बैठक व सम्मेलन से संबंधित रहेंगे। तो प्रश्न रहेगा, छठी भारत अमेरिका वाणिज्य वार्ता का आयोजन जो है वो हाल ही में कहाँ होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा इसका, वाशिंगटन डीसी में। तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 3 अक्टूबर 2024 को छठी भारत अमेरिका वाणिज्य वार्ता का आयोजन हो चुका है। ठीक है, तो इस वार्ता की जो अध्यक्षता है वो अमेरिका की वाणिज्य सचिव जीना रायमांडो द्वारा की जाएगी और उनके साथ जो है वो भारत की ओर से सह अध्यक्षता जो है वो पीयूष गोयल जी करेंगे। इससे पहले 2 अक्टूबर 2024 को पीयूष गोयल जीना रायमंडो के साथ भारत अमेरिका CEO फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न रहेगा, मुंबई में किसके द्वारा आयुष वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रताप राव जाधव द्वारा। तो मुंबई में 30 सितंबर 2024 को आयोजित आयुष वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा किया गया। इस समिट का विषय आपसे अगर पूछे तो बताएंगे भाई, आयुष में वैश्विक तालमेल, चिकित्सा मूल्य यात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में बदलाव। प्रश्न रहेगा अगला, इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? ऑप्शन डी सही होगा, नई दिल्ली में।
तो नई दिल्ली में 3 अक्टूबर 2024 के दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो ऑप्शन बी सही होगा, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 4 से 6 अक्टूबर 2024 के दौरान कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। सम्मेलन का यह जो है वो तीसरा संस्करण था, तो आप संस्करण याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न रहेंगे आप सैन्य अभ्यास से संबंधित। तो भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का आयोजन हाल ही में शुरू हुआ है? तो ऑप्शन बी सही होगा, कजाकिस्तान। तो उत्तराखंड के औली में, भाई कभी कभी ये लोकेशन पूछे था कि कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो उत्तराखंड के औली में 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के दौरान भारत और कजाकिस्तान की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यास का जो है वो ये 8वां संस्करण है, पहली बार इसे 2016 में आयोजित किया गया था। अब ये उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है, तो जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। राजधानी है देहरादून, जो कि शीतकालीन राजधानी है, और गैरसैंण राजधानी है, जो कि एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। अब प्रश्न रहेंगे साथियों उद्घाटन से संबंधित, किन किन चीजों का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो प्रश्न रहेगा, बीसीसीआई द्वारा हाल ही में कहाँ नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। तो बीसीसीआई द्वारा 29 सितंबर 2024 को बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए का उद्घाटन किया गया। इसे बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं बीसीसीआई की। तो स्थापना इसकी होती है 4 सितंबर 1928 को, 4 दिसंबर 1928 को, ठीक है। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष है इसके रोजर विन्नी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया गया है? तो ये असम के अंदर किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को वर्चुअली माध्यम से, ठीक है ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन नहीं वर्चुअली माध्यम से असम में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया गया। इनका जो संचालन है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह संयंत्र कहाँ कहाँ पर लगे हैं? तो ये असम के गुवाहाटी में, जोरहाट में, शिवसागर में और तिनसुकिया में इंस्टॉल किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो राजधानी कहाँ पर है इसकी? दिसपुर। राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में देश के पहले, ये याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य में देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, कहाँ पर भाई? बिहार में। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं जो नीतीश कुमार, इन्हीं के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को समर्पित देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया गया। तो इसे बनाने में जो है वो 129 करोड़ रुपए की लागत आई है, जो 7 एकड़ क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो टावर की ऊंचाई आपसे अगर पूछ ले तो भाई इसकी ऊंचाई जो है वो 120 फीट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न जो है वो साथियों योजना, अभियान और मिशन से संबंधित रहने वाले हैं। तो प्रश्न देखते हैं, क्रूज भारत मिशन हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। तो भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न रहेगा, स्वच्छ भारत अभियान ने हाल ही में 10 वर्ष पूरे किए हैं, इसे कब शुरू किया गया था? तो भाई इसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसने 2 अक्टूबर 2024 को 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका जो उद्देश्य सभी को पता होगा, नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। तो अगला प्रश्न रहने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन सी सही होगा, झारखंड। तो झारखंड के हजारीबाग से, कहां थे भाई? झारखंड के हजारीबाग से 2 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी जी द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई।
इसका जो उद्देश्य है वो जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में बुनियादी सुविधाओं की पूर्ण संतृप्ति हासिल करना है। इसका जो कुल परिव्यय होने वाला है वो 79,156 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो 56,333 करोड़ रहेगा और राज्य सरकार इसमें 22,823 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं झारखंड की। राजधानी है रांची, राज्यपाल है संतोष गंगवार जी और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन यानी NMEO तिलहन को मंजूरी दी गई है। इसकी अवधि कब तक के लिए निर्धारित की गई है? ऑप्शन सी सही होगा, 2030 से 2031 तक। तो साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से याद जरूर रखिएगा। तो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन यानी तिलहन NMEO तिलहन को मंजूरी दी गई है। तो इसकी अवधि जो है भाई वो 2024-25 से 2030-31 तक रहने वाली है। तो इस मिशन को 10,113 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो है तिलहन फसलों जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी व तिल के उत्पादन को बढ़ावा देना और तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 69 यानी 69.7 मिलियन टन करना है। इसके अलावा मिशन का जो उद्देश्य है वो तिलहन की खेती के क्षेत्रफल के अतिरिक्त यानी जो वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है उसके अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर तक की वृद्धि करना है। अगला प्रश्न रहेगा साथियों आर्थिक से संबंधित। ठीक है, तो 700 बिलियन डॉलर का विदेश मुद्रा भंडार को पार करने वाला चौथा देश अभी हाल ही में कौन सा बना है? तो भाई अपना प्यारा देश भारत बना है। तो 700 बिलियन डॉलर का विदेश मुद्रा भंडार को पार करने वाला चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा देश बन गया है। तो यानी पहले नंबर पर कौन है भाई? 700 बिलियन डॉलर के विदेश मुद्रा भंडार को पार करने वाला चीन, दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है भाई? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है तो 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह में 704.885 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक यानी सबसे ज्यादा के स्तर पर रहा है। वहीं भारत का जो स्वर्ण भंडार है वो 65.796 बिलियन डॉलर हो गया है। अगला प्रश्न है, OECD ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन बी सही होगा, 6.7%। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं OECD, ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर के अपने पूर्वानुमान 6.6% को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। अगला प्रश्न है, ADB द्वारा किस राज्य के पर्यटन के विकास के लिए 162 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश। तो एशियाई विकास बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए 162 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। बात कर लेते हैं ADB की। इसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966 को मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष है मासात्सुगु अनाकरण। ठीक है, तो अब प्रश्न जो साथियों रहने वाले हैं उत्सव और महोत्सव से संबंधित रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें इसका बारे में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्यजीव मंच वातावरण का उद्घाटन हाल ही में कहां पर हुआ है? तो सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में 3 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्यजीव मंच वातावरण का उद्घाटन हुआ, जो 5 अक्टूबर 2024 तक आयोजित हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना है। पहली बार इसे वर्ष 2002 में आयोजित किया गया था। यह जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न जो है साथियों रहने वाला है विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित। ठीक है, तो किस IIT संस्थान द्वारा रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीक की खोज की गई है या विकसित किया गया है? तो भाई IIT मद्रास ने इसे विकसित किया है। तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा नेत्र उपचार यानी आंखों के उपचार के लिए रेटिनल ड्रग डिलीवरी के लिए नई तकनीक को विकसित किया गया है। तो अब देख लेते हैं साथियों प्रश्न दिवस से संबंधित, जो कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
तो पहला दिवस जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो इस दिवस को हम लोग मनाते हैं 1 अक्टूबर को। तो वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1991 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। थीम के आपसे पूछ ले तो क्या है, थीम है एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम्स फॉर ओल्डर पर्सन वर्ल्ड वाइड। तो यह है इस वर्ष की थीम। अगला प्रश्न है, विश्व शाकाहार दिवस की तिथि को मनाया जाता है, यानी शाकाहारी दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो इस दिवस को हम लोग मनाते हैं 1 अक्टूबर को, ऑप्शन डी सही होगा। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की तिथि को मनाया जाता है। इस दिवस को हम लोग 2 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को अहिंसा के प्रति जागरूक करना है। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 जून 2007 को 2 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, जर्मन एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस हम लोग मनाते हैं 3 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन सी सही है। तो प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम है क्या, सेटिंग सेल एज वन, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी टुगेदर, इस वर्ष की थीम है। ओके। तो अगला प्रश्न है, विश्व पशु कल्याण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस दिवस को हम लोग 4 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो पशु अधिकारों व कल्याणों का जश्न मनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं। थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस दिवस को हम लोग 1 अक्टूबर के दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम आपसे पूछ सकता है, तो थीम है कॉफी योर डेली रिचुअल और शेयर्ड जर्नी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये भी काफी महत्वपूर्ण दिवस है। तो इसी स्थिति को मनाते हैं, तो भाई इस दिवस को 5 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। वही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाते हैं भाई, 5 सितंबर को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो समाज में शिक्षकों के योगदान का सम्मान करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा इस दिवस की स्थापना या घोषणा 5 अक्टूबर 1994 में की गई थी। थीम क्या है भाई, शिक्षकों की आवाज को महत्व देना, शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर। इंग्लिश में बात करें तो वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टुवर्ड ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। ओके। तो थीम याद रखिएगा, पढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो भाई डॉल्फिन दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर के दिन। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस जो है वो वर्ष 2022 में मनाया गया था। तो वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था या घोषित किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो भाई इस दिवस को हम लोग मनाते हैं 6 अक्टूबर को, यानी 6 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब प्रश्न जो है वो अन्य टॉपिक से संबंधित रहने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इस सेक्शन में, तो स्किप ना करिएगा। तो प्रश्न रहेगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है? तो भाई महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है, ऑप्शन सी सही होगा। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 30 सितंबर 2024 को देसी गाय को राज्य माता घोषित किया गया है, यानी जो भारत की गाय हैं उन्हें घोषित किया गया है। ठीक है। तो महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। तो राजधानी है मुंबई, राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है कि भाई आप हमारे देश में नहीं आ सकते हैं? किसने लगाया है? इजराइल ने। ठीक है। तो इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को अवांछित घोषित किया है तथा देश में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इजराइल ने कह दिया भाई आप हमारे देश में नहीं आ सकते अब। तो दरअसल ईरान द्वारा इजराइल पर 181 मिसाइलों
से हमला किया गया था। किसके द्वारा भाई? ईरान द्वारा इजराइल पर, जिस पर एंटोनियो गुटेरस की स्पष्ट निंदा नहीं आई। इसी के चलते इजराइल ने यह कदम उठाया है, ऐसा इजराइल ने दावा किया है। ठीक है, तो भाई अब इजराइल के बारे में देखते हैं। राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा नई शेकेल है और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सैंटियोनाए की खोज हुई है? तो भाई इसकी खोज हुई है नागालैंड में। तो नागालैंड के जुल्के नदी में, किसमें? जुलेके नदी में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सैंटियोनाए की खोज की गई है। तो नागालैंड के बारे में देखते हैं। राजधानी है कोहिमा, राज्यपाल है लगाडेसन, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो इसमें उपरोक्त सभी सही होगा। इसके अलावा दो और भाषाओं को दिया गया है, जिनमें है असमिया। कौन सी भाई भाषा है? असमिया। और इसके अलावा बंगाली, जिसे अभी हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कुल 5 भाषाओं को। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से। केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर, कब भाई? 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी है। 5 भाषाओं में कौन कौन सी है? पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी और बंगाली हैं। ठीक है, इससे पहले जो है 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था, जो कि है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो सबसे पहले तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, अच्छे से याद रखिएगा। तो अब जो है वो कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है वो 6 से बढ़कर कितनी हो गई है? 11। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? नीति आयोग द्वारा किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत की गई है? तो भाई तेलंगाना में की गई है, ऑप्शन बी सही होगा। तो नीति आयोग द्वारा तेलंगाना में महिला उद्यमियों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच का पहला अध्याय शुरू किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की। स्थापना इसकी होती है 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है प्रधानमंत्री जी और उपाध्यक्ष होते हैं इसके उपसुमन वेरी। ठीक है, वही सीईओ आपसे पूछ ले नीति आयोग का तो बताएंगे भाई BR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने हाल ही में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसे कब शुरू किया गया था? तो भाई जो पहला कार्यक्रम हुआ था वो 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ठीक है, या प्रसारण हुआ था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रेडियो कार्यक्रम मन की बात की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 में की गई थी, जिसने 3 अक्टूबर 2024 को 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो भाई अब बात करें कि लास्ट एपिसोड कब प्रसारित किया गया था, तो 29 सितंबर 2024 को। कब भाई? 29 सितंबर 2024 को मन की बात कार्यक्रम का 114वां एपिसोड प्रसारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहल्यानगर किया गया है? तो भाई ऑप्शन सी सही होगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहल्यानगर करने के लिए राज्य की कैबिनेट जो है उसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद नाम परिवर्तित हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार के पास इस नाम को बदलने का प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार जब मंजूरी देगी तो नाम बदल जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का आयोजन जो है वो कब से कब तक होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा, 4 से 10 अक्टूबर तक। ठीक है, तो हर साल 4 से 10 अक्टूबर के दौरान विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 सप्ताह का आयोजन जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसकी घोषणा जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1999 में की गई थी। बात करें अगर थीम की, तो थीम है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है, त्रिपतु लड्डू बनाने में पशु वसा के उपयोग के आरोपों की जांच के लिए किसके द्वारा स्वतंत्र जांच दल का गठन किया गया है? तो भाई ऑप्शन सी सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक स्वतंत्र जांच दल का गठन किया गया है। यह दल उन आरोपों की जांच करेगा कि तिरुपति माला वेंकटेश्वर मंदिर में वितरित किए गए लड्डू में इस्तेमाल किया गया घी जो है वो पशु वसा से दूषित था। इस दल में सीबीआई का एक अधिकारी सदस्य है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी इसके सदस्य हैं। खाद्य सुरक्षा परिषद का एक अधिकारी भी इसमें शामिल है।
और इस दल का संचालन जो है वो सीबीआई निदेशक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं? तो भाई ये राष्ट्रपति हैं मालदीव के। ठीक है, तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर 6 अक्टूबर को भारत पहुंचे और 10 अक्टूबर 2024 तक भारत की यात्रा पर रहने वाले हैं। तो मालदीव की बात करें तो राजधानी है माले में और मुद्रा है मालदीव रुपया, और राष्ट्रपति की तो बात हो ही रही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है, एमपॉक्स के निदान के लिए पहले आपातकालीन परीक्षण की मंजूरी दी है, किसने दी है भाई? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दी है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एमपॉक्स के निदान के लिए पहले आपातकालीन परीक्षण की मंजूरी दे दी गई है। एमपॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है। इससे एमपॉक्स की बीमारी से जूझ रहे देशों को विशेष रूप से अफ्रीका को फायदा होने वाला है। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा आपातकालीन परीक्षण को मंजूरी दी है, ना कि आप हमेशा कर सकते हैं, यानी इमरजेंसी में आप कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। स्थापना इसकी होती है 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। अब बात कर लेते हैं देहांत से संबंधित प्रश्नों के, किन मतलब व्यक्तियों के अभी हाल ही में देहांत हुए हैं। तो किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री मैगी स्मिथ का हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया? तो ये जो अभिनेत्री थी भाई ये ब्रिटेन की थी। ठीक है, तो ब्रिटिश अभिनेत्री मैगी स्मिथ का 27 सितंबर 2024 को 89 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। ये काफी फेमस अभिनेत्री थी। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न को बनाया गया है। तो अगला प्रश्न है, पप्पामल का हाल ही में 109 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन बी सही होगा, वर्ष 2021 में। तो प्रसिद्ध जैविक किसान थी कौन भाई? पप्पामल। तो प्रसिद्ध जैविक किसान पप्पामल को पम्मामल जो है इनका 27 सितंबर 2024 को 109 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब पप्पामल जो है वो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी जिसकी तमिलनाडु में सरकार है उसी पार्टी की ये सक्रिय सदस्य भी थी। तो आपको ये चीज याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। साथियों ये थी वीकली करंट अफेयर 1 से 7 अक्टूबर की, जो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।